दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की सबसे एडवांस मशीनें बनाई जाती थी, अचानक किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पिछले 5 दिनों से बंद पड़ी थी। रोज लाखों का नुकसान हो रहा था। दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर इस पर अपना तजुर्बा आजमा चुके थे, लेकिन कोई भी मशीन को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी एक अनाथ जूते पॉलिश करने वाले बच्चे ने कहा, सर, मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूँ। बच्चे की यह बात सुनकर सब हंस पड़े। सब ने उसे पागल कहा, खूब मजाक बनाया, लेकिन उसने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वो जूते पॉलिश करने वाला बच्चा कौन था और उसे मशीनों के बारे में इतनी जानकारी कैसी थी। कंपनी के मालिक थे अनुज शांतिनाथ, तकनीकी दुनिया का एक बड़ा और चर्चित नाम। लेकिन आज इस कंपनी में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। गेट पर सन्नाटा था, गार्डों के चेहरों पर तनाव और अंदर कर्मचारियों में अफरा तफरी तीन का माहौल था, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा लाखों का प्रोजेक्ट पिछले 5 दिन से बंद था। एक विशाल ऑटोमेशन मशीन जो प्रोजेक्ट की रीढ़ थी, अचानक खराब हो गई थी। दुनिया के बड़े इंजीनियर बुलाए गए, लाखों रुपए खर्च हुए, पार्ट बदले गए, लेकिन मशीन में क्या खराबी थी, कोई समझ ही नहीं पा रहा था। हर दिन लाखों का नुकसान हो रहा था। टॉप मीटिंग रूम में अनुज शांतिनाथ गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर बोले, 5 दिन हो गए और अभी तक मशीन चालू नहीं हुई। ये कंपनी मजाक नहीं है, लाखों लगे हैं इस प्रोजेक्ट में। इंजीनियर सहमे हुए खड़े थे। एक सीनियर इंजीनियर बोला, सर, हमने हर हिस्सा चेक कर लिया है, सेंसर, वायरिंग, सॉफ्टवेयर सब ठीक दिख रहा है। दूसरा बोला, विदेश से स्पेशल टीम भी बुला ली है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि समस्या कहाँ है। अनुज की आंखों में गुस्सा पिघलकर चिंता बनने लगा। अगर अगले महीने भी मशीन बंद रही तो कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने आदेश दिया, आज पूरा सिस्टम फिर से चेक करो, मुझे शाम तक प्रोग्रेस चाहिए, वरना सबकी छुट्टी। और वह मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। जब मालिक बाहर आए, उनकी नजर गेट के पास फुटपाथ पर बैठा एक 15 साल के लड़के पर पड़ी। हाथ में ब्रश, पॉलिश की बाटली और एक पुराना सा कपड़ा। कपड़ों पर धूल, जेबें फटी हुई, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। नाम था वंश। उस समय मालिक ने उस लड़के को इग्नोर किया और वापस अंदर चले गए। वंश हर रोज यहाँ आता था, जूते पॉलिश करता, कभी कभी चाय वाले की मदद कर देता, पर उसकी निगाहें हमेशा कंपनी की इमारत पर ही टिकी रहती थी, मानो कांच की उस दीवार से झांककर वह मशीनों को समझ सकता हो। आज भी वह दूर से मशीन वाले सेक्शन की ओर देख रहा था। इंजीनियरों का भागना, दौड़ना, अलार्म का बजना, मालिक का गुस्सा, सब कुछ वह ध्यान से देख रहा था। वह बुदबुदाया, 5 दिन से मशीन बंद है, लेकिन यह लोग गलत जगह देख रहे हैं। असल समस्या तो बैकअप यूनिट में है। लेकिन उसकी यह बात कौन सुनने वाला था? उसे देखकर लोग सिर्फ यही सोचते थे कि यह एक गरीब जूते पॉलिश करने वाला लड़का है। किसी को नहीं पता था कि उसकी रातें कैसी गुजरती हैं। उसके बचपन की कहानी कोई नहीं जानता था। वंश के जन्म के कुछ साल बाद ही उसकी मां ने उसके पिता से तलाक ले लिया था। उसका पिता था अनुज शांतिनाथ, जी है इसी कंपनी का मालिक। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी, वंश को खुद भी नहीं। तलाक के बाद मां अपने मायके वापस आ गई थी, अपने बूढ़े पिता यानी वंश के नाना के साथ रहने। वंश के नाना छोटा सा गैरेज चलाते थे। कहने को तो मां की दुनिया वंश था, लेकिन वह अक्सर बीमार पड़ती रहती थी। तलाक का सगमा उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। सांस चढ़ जाना, शरीर में दर्द रहना, इस तरह की कई बीमारियां उन्हें बन गई थी और इलाज बहुत महंगा पड़ रहा था। घर चलाने के लिए, दवाइयां लाने के लिए वंश को दिन भर जूते पॉलिश करने पड़ते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, लोग अपने अपने गैरेज बंद करके घर चले जाते। लेकिन वंश और उसके नाना अपने छोटे से गैराज में रात को काम करते थे। वो वंश को सिखाते थे कि मशीन कैसे चलाई जाती है, कैसे उन्हें ठीक किया जाता है। वंश के नाना पुराने जमाने के मैकेनिक थे। वो अपने दामाद यानी अनुज शांतिनाथ की कंपनी में एक बड़े इंजीनियर रह चुके थे, इसीलिए उन्हें मशीनों की अच्छी खासी नॉलेज थी। उनका छोटा सा गैराज टूटे हुए स्कूटर, पंखे, पुराने जनरेटर और मैले कपड़ों से भरा रहता था। लेकिन वंश के लिए वह जगह मंदिर से कम नहीं थी। वह हर रात नाना से मशीन सीखता, पेच कैसे घूमता है, करंट कहां से आता है, कोड कैसे पढ़ा जाता है। सब कुछ नाना अक्सर कहते, वंश बेटा, तेरे हाथ में समझ है, तू मशीन को देखता नहीं महसूस करता है। वंश हंस देता, नाना, बस आपसे ही सिखा है। लेकिन नाना की आंखों में एक और बात छिपी थी।
कुछ ऐसा जो वह वंश को कभी नहीं बता पाए थे। वंश दरअसल सिर्फ मेहनती नहीं था, वह जन्म से एक जीनियस था। लेकिन यह जीनियस अपनी मां के इलाज के लिए सड़क पर जूते पॉलिश करता और रात में गैराज में मशीनें सीखता। कंपनी के गेट के सामने बैठा वंश मशीन वाले हॉल को देखता रहा। वह मशीन उसे अजीब तरह से आकर्षित कर रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे 10 मिनट भी मिल जाए, मैं इसे ठीक कर दूं। इतने में बाहर से आवाज आई, अबे ओ जूते पॉलिश वाले, उठ, यहां से हट। एक गार्ड उसे डांट रहा था। वंश जल्दी से खड़ा हुआ। जी हाँ, मैं हट रहा हूं, लेकिन जाते जाते भी उसकी नजरें मशीन वाले सेक्शन को देख रही थी। इसी बीच मालिक अनुज शांतिनाथ फिर बाहर आए। अनुज ने पहली बार वंश को ध्यान से देखा। उसके फटे कपड़े, उसकी आंखों की चमक उन्हें अजीब तरह की खटक गई। अनुज ने गार्ड से पूछा, यह लड़का कौन है? गार्ड बोला, सर, यहां रोज आता है, जूते पॉलिश करता है, बस कभी कभी मशीन की तरफ घूरता रहता है। अनुज ने वंश की ओर देखा। वंश ने नजरें झुका ली। कुछ मिनट की खामोशी के बाद अनुज ने कहा, तुम मशीन को इतने ध्यान से क्यों देखते हो? वंश धीरे से बोला, सर, मुझे मशीनें अच्छी लगती हैं। अनुज ने तंज किया, मशीनें? और तुम जूते पॉलिश करते हो बेटा? ये लाखों की टेक्निकल मशीनें हैं। वंश ने हिम्मत करके कहा, सर, अगर बस एक बार मशीन के पास जाने दें, मैं बता सकता हूं क्या समस्या है। पूरे स्टाफ ने हंस दिया। ये बताएगा, जूते चमकाने वाला बच्चा मशीन ठीक करेगा। सर, समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन वंश चुप रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब विश्वास था, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। और अर्जुन को ना जाने क्यों उस लड़के के चेहरे में अपना बचपन दिखाई देने लगा। लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से वापस चले गए। वंश भी मशीनों को देखता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर उसने खाना खाया और फिर अपने नाना के साथ मशीनों के बारे में सीखने लगा। अगली सुबह कंपनी के गेट के सामने वही हलचल थी। इंजीनियरों के हाथों में फाइलें, कॉन्फ्रेंस कॉल की आवाजें और मशीन अभी भी बंद थी। वंश फुटपाथ पर अपना छोटा सा स्टूल रखकर बैठा था। उसके सामने पॉलिश की बोतल और ब्रश रखा था। लेकिन आज वह पहले से भी ज्यादा बेचैन था। उसकी मां की दवा खत्म हो गई थी। कल रात नाना ने कहा था, वंश, तू बहुत तेज दिमाग वाला है, लेकिन दुनिया तेरा विश्वास नहीं करेगी जब तक तू खुद को साबित नहीं कर देता। वंश की आंखें भर आईं। नाना ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया किसी गरीब के हुनर को नहीं पहचानती बेटा, जब तक वह अपनी काबिलियत से दुनिया को झटका ना दे दे। यह बात वंश के दिल में उतर गई। वंश को अपनी मां की दवा लेने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने सोचा, अगर मैं मशीन ठीक कर दूं तो शायद मुझे कुछ मिल जाएगा और फिर मां का इलाज हो जाए। यह सोचकर वो गेट पर पहुंचा। धीरे से गार्ड से बोला, भैया बस 10 मिनट। गार्ड चिल्लाया, अबे फिर आ गया तू? कहां था दूर रहना? वंश झुककर बोला, भैया बस मशीन को देखना है। गार्ड चिल्लाया, चल हट, अपने काम पर ध्यान दे। गार्ड ने धक्का देकर उसे दूर कर दिया। वंश फिर भी रुका नहीं। वह गेट के किनारे लगी झाड़ियों के पीछे से झांकने लगा। वहां से मशीन का कंट्रोल रूम कुछ कुछ दिखता था। वह बुदबुदाया, ये लोग सेंसर चेक कर रहे हैं, लेकिन असली समस्या वहां नहीं है। उन्हें बैकअप यूनिट के अंदर देखना चाहिए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक इंजीनियर बाहर निकला और उसे देखा। वह चिल्लाया, ओए, यहां क्या कर रहा है? अंदर झांक रहा है। वंश ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। सर, मैं बस देखना चाहता हूं। इंजीनियर आग बबूला हो गया। देखने से क्या होगा? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की मशीनें बच्चों के खिलौने नहीं होती। चल भाग यहां से। वंश ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी। वह धीरे धीरे वापस फुटपाथ पर आकर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें गेट पर ही टिकी रहीं। उस दिन मशीन का शोर अचानक बंद हो गया। सायरन सी आवाज आई, ट्र, सिस्टम क्रिटिकल एरर। कंपनी के सारे कर्मचारी बाहर भागने लगे। वंश डरते हुए गेट के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, गार्ड फिर चिल्लाया, तेरी तो मैं अभी भाग यहां से। उसने वंश को फिर धक्का दिया। इस बार वंश सड़क पर गिर पड़ा। उसके कपड़े और गंदे हो गए। कुछ लोग हंसने लगे। ये बच्चा क्या कर लेगा मशीन के बारे में? हद है भीख मांगने वालों की। एक महिला बोली, ये लड़का पागल है क्या? इतनी बड़ी कंपनी में जाएगा। एक आदमी बोला, ये सोचता है मशीन ठीक करेगा। अरे, इसे तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता होगा। वंश ने कुछ नहीं कहा, बस अपने घुटनों से धूल झाड़ी और फिर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, काश मुझे सिर्फ 10 मिनट मिल जाते।
वह पूरे दिन चुपचाप कंपनी के बाहर बैठा रहा। शाम के करीब अनुज शांतिनाथ कंपनी से बाहर निकले। उनका सिर दर्द से भारी था। मशीन अभी भी बंद थी। उन्होंने गेट के पास वही लड़का देखा, थका हुआ, कपड़े धूल से भरे लेकिन आंखों में अजीब चमक। अनुज ने गार्ड से पूछा, तुम इसे बार बार क्यों धक्का देते हो? गार्ड ने शिकायत की, सर ये रोज मशीन वाले सेक्शन में झांकने आता है, कहता है मशीन ठीक कर देगा। अनुज ने ठंडी हंसी भरी, मशीन ठीक कर देगा? ये फिर उन्होंने वंश की तरफ देखा। अनुज बोले, तुम रोज मशीन की तरफ क्यों देखते हो? क्या समझते हो तुम? वंश ने डरते डरते कहा, सर मैं मशीन को बस एक बार करीब से देख लूं तो बता सकता हूं मशीन में क्या खराबी है। इंजीनियर, कर्मचारी, गार्ड सब हंस पड़े। सर ये मजाक कर रहा है, ये बच्चा क्या जानता होगा, मशीन लाखों की है, खिलौना नहीं। लेकिन वंश चुप रहा। उसने सिर्फ अनुज की आंखों में भरोसा खोजने की कोशिश की। एक पल के लिए अनुज के मन में एक हल्की सी टीस उठी, जैसे किसी गहरे रिश्ते की पहचान, लेकिन वह एहसास अभी अधूरा था। अनुज ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, अगर तुम कुछ जानते हो तो अंदर चलकर बता दो। पूरा स्टाफ दंग रह गया। सर ये सर मजाक मत कीजिए, ऐसे कैसे किसी बच्चे को मशीन के पास ले जा सकते हैं? अनुज ने कहा, मैंने कहा है उसे अंदर लाओ। वंश पहली बार कंपनी के अंदर आया। अनुज उसके साथ चल रहा था, लेकिन सामने हर तरफ लोग फुसफुसा रहे थे। ये जूते पॉलिश करने वाला बच्चा कंपनी की मशीनों को क्या समझेगा? सर पता नहीं क्यों इसे अंदर ले आए। वंश सब सुन रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मशीन पर थी। वही हाइड्रोलाइन 700 मशीन जिसे वह महीनों से बाहर खिड़की से झांक झांक कर देखता था। मशीन रुकी हुई थी, लाल लाइट जल रही थी। अनुज गुस्से में इंचार्ज पर चिल्लाया, 5 दिन से मशीन बंद है, किसी इंजीनियर ने सही से जांच भी नहीं की। इंचार्ज बोला, सर हमने कोशिश। अनुज ने हाथ उठाकर उसे रोका और वंश की ओर देखा। वंश तुम्हें पता है यह मशीन क्यों बंद है? कमरे में सन्नाटा। सभी की निगाहें उस 15 साल के दुबले पतले बच्चे पर थीं, जो फटी शर्ट पहने एक हाथ में पुरानी कपड़े की थैली पकड़े खड़ा था। वंश ने धीरे से कहा, सर अगर मैं मशीन को पास से देख लूं तो शायद बता सकूं। लोग हंसने लगे। ये देखकर बताएगा ये कोई खिलौना है, इंजीनियर फेल हो गए और ये बच्चा ठीक करेगा। लेकिन अनुज के चेहरे पर जरा भी हंसी नहीं थी। अनुज ने सख्ती से कहा, चुप, जो लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे कल से नौकरी पर मत आना। अचानक पूरा हॉल शांत। वंश धीरे धीरे मशीन के चारों ओर घूमने लगा। हर जगह सूंघ कर हवा को महसूस किया। आवाज, कंपन, तेल की गंध, सब कुछ। इंजीनियर बड़बड़ाते रहे, ये बच्चा ड्रामा कर रहा है, किसे बेवकूफ बना रहा है ये। लेकिन वंश अपने ही दुनिया में था। वंश ने झुककर नीचे की तरफ देखा और अचानक बोला, सर यह बंद नहीं हुई, इसे किसी ने बंद कराया है। पूरा कमरा चौंक गया। इंचार्ज ने हंसकर कहा, क्या बकवास कर रहा है, मशीन खराब है इसलिए बंद है। वंश ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सर, मशीन खुद नहीं रुकी, इसके मेन प्रेशर वाल्व को हाफ टर्न घुमाया गया है। यह हादसा नहीं, किसी का इरादा है। अनुज का चेहरा सख्त हो गया। एक सीनियर इंजीनियर आगे आए, यह असंभव है, उस वाल्व तक पहुंचने के लिए मशीन खोलनी पड़ती है और वह मशीन 2 दिन पहले हमारे सिवा किसी ने नहीं खोली। वंश ने मशीन के एक छोटे कोने की ओर इशारा कर कहा, नहीं सर, अगर कोई इस पैनल की तीसरी स्क्रू खोल दे तो बिना मशीन खोले वाल्व तक हाथ पहुंच सकता है। इंजीनियर स्तब्ध। उन्होंने जाकर स्क्रू चेक किया। तीसरी स्क्रू थोड़ी ढीली थी, मतलब वंश बिल्कुल सही था। हॉल में सन्नाटा फैल गया। अनुज धीरे से बोला, मतलब किसी ने सैबोटाज किया है कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर उसने वंश की तरफ देखा, और तुम्हें यह सब कैसे पता? वंश ने सिर झुकाकर कहा, सर मैं रात को अपने नाना के गैरेज में मशीनें खोलता सीखता हूं, बस वहीं से समझ आया। यह सुनते ही कई लोग चौंक गए। अनुज ने कुछ देर वंश को देखा, जैसे उसकी आंखों में कोई नई उम्मीद चमक उठी हो। वंश, अगर मैं कहूं कि मशीन को चालू कर दो, क्या कर पाओगे? इंजीनियर चौंक कर बोले, सर यह मजाक नहीं है, इतनी भारी मशीन गलती से भी ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन अनुज ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। फिर उसने वंश की ओर देखते हुए कहा, बोलो वंश, तैयार हो? वंश ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जी सर, कोशिश करूंगा। इस एक लाइन ने पूरा हॉल चुप कर दिया। इंजीनियरों ने एक दूसरे को देखा। यह पागलपन है, अगर मशीन फट गई तो बच्चा है सर, यह खेल नहीं। लेकिन अनुज की नजरें सिर्फ वंश पर थीं, जिसमें किसी भी तरह का डर नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी।
वंश झुककर मशीन के निचले हिस्से में गया, जहां एक छोटा सा कंपार्टमेंट था। उसने टॉर्च मांगी। इंजीनियर ने झुंझुलाकर कहा, टॉर्च लेकर क्या करेगा, तुमसे नहीं। अनुज ने तीखे स्वर में कहा, दे दो। टॉर्च हाथ में आते ही वंश ने अंदर झांका और तुरंत बोल पड़ा, देखा सर, यह पाइप यहां वाला नहीं, इसे यहां होना चाहिए था। इंजीनियर ने झुककर देखा और चौंक गया। यह तो सही में गलत जगह है। वंश ने मशीन के अंदर हाथ डालकर धीरे से उस पाइप को घुमाया और सही जगह फिट किया। इंजीनियर ईयर दंग थे। एक आदमी बड़बड़ाया, हमसे इतनी दिनों से गलती हुई और यह बच्चे ने 2 मिनट में पकड़ ली। वंश मशीन के दाएं हिस्से में गया, जहां एक बड़ा जंक्शन बॉक्स था। वह हल्का सा कंपन कर रहा था। वंश ने उसका हाथ उस पर रखा और अचानक पीछे हट गया। सर, अगर इसे अभी ऑन कर दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। पूरा स्टाफ दहशत में। अनुज आगे बढ़ा। ब्लास्ट? लेकिन क्यों? वंश ने बॉक्स की तरफ इशारा किया। सर, इस पैनल की वायरिंग बदल दी गई है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्रॉस कर दिए गए हैं। एक इंजीनियर चिल्ला पड़ा, यह तो कोई जानबूझकर ही करेगा, यह हादसा नहीं है। अनुज को वंश की बात याद आई। सर, इसे किसी ने बंद कराया है। अब सब कुछ साफ हो रहा था। वंश ने कहा, सर मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए। अगर मैं गलत हुआ मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। अनुज बोला, शुरू करो। वंश स्क्रू ड्राइवर और एक छोटे प्लास की मांग करता है। इंजीनियर उसे उपकरण देने में भी हिचक रहे थे, लेकिन अनुज के एक इशारे पर दे दिए। वंश मशीन के पीछे जाकर बिल्कुल सही तारों को पहचानता है, उन्हें काटता है, फिर दोबारा जोड़ता है। कई लोग स्क्रीन पर स्क्रीनिंग डाटा देख रहे थे। सब कुछ वंश की बात से मैच हो रहा था। 10 मिनट पूरे हुए। वंश मशीन के सामने खड़ा हो गया और बोला, सर अब इसे ऑन किया जा सकता है। सब हड़बड़ाए, अरे अभी मत करना, कुछ गलती हुई तो बच्चा है क्या। पता अनुज ने किसी की नहीं सुनी। उसने वंश को ही इशारा किया, तुम ही ऑन करो। वंश धीरे से मुख्य बटन के पास गया, एक लंबी सांस ली और क्लिक। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, सबकी सांसें थमी हुई थी। अचानक गस मशीन चालू हो गई। लाल लाइट बंद, हरी लाइट जल उठी। सारा सिस्टम रिवाइव हो गया, जैसे 10 दिन से सोई मशीन आज बच्चे की आवाज सुनकर जाग गई हो। हॉल में चारों तरफ ओह माय गॉड, ये बच्चे ने कर दिया। अविश्वसनीय अनुज की आंखों में चमक थी। वह धीरे से बोला, वंश तुमने कर दिखाया। वंश ने शर्माते हुए कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया। मशीन खुद बता रही थी कि उसे क्या तकलीफ है। मशीन चालू हो चुकी थी, हरी लाइट चमक रही थी, सारी कंपनी में खुशियों की आवाज थी। लेकिन अनुज चुप खड़ा बस वंश को देख रहा था। इंजीनियर जश्न मना रहे थे, पर अनुज के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह बच्चा है कौन। अनुज वंश के पास आया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। बेटा तुम हो कौन? वंश ने शर्माते हुए कहा, सर मैं कोई नहीं हूं। अनुज ने सिर हिलाया, नहीं, कोई साधारण बच्चा लाखों की मशीन यूं नहीं ठीक कर सकता। वह नीचे घुटनों के बल बैठ गया ताकि उसकी आंखें वंश के बराबर हों। सच सच बताओ, तुम्हें मशीनों की इतनी जानकारी कहां से मिली? तुम इस कंपनी में बार बार क्यों आते थे? वंश ने गहरी सांस ली और पहली बार खुलकर बोला, सर मैं जूते पॉलिश करता हूं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, उनकी दवाइयों के लिए मैं सड़क किनारे जूते पॉलिश करता हूं। पूरे हॉल में सन्नाटा। रात में मैं नाना के छोटे से गैरेज में काम करता हूं, वहीं पुरानी मशीनें खोलता हूं, उन्हें वापस जोड़ना सीखता हूं। इंजीनियरों ने आपस में देखा, एक बच्चा, गैरेज और इतनी गहरी समझ। अनुज ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पिता? वंश ने सिर झुका लिया, मुझे नहीं पता सर, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। यह जवाब अनुज के दिल में चुभ गया, क्योंकि उसकी अपनी कहानी ठीक ऐसी ही थी। अनुज ने ध्यान से वंश का चेहरा देखा, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी बोलने की शैली, कुछ तो कुछ बहुत गहरा अनुज के अंदर हिल रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? वंश ने कहा, नन्या, नन्या शौर्य। यह सुनते ही अनुज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हॉल में खड़े लोग देख रहे थे। अनुज की सांस रुक गई थी। नन्या शौर्य, यह वही नाम था जिससे वह 15 साल पहले तलाक ले चुका था। एक गलतफहमी की वजह से उसकी आंखों में हल्का कंपन आया और तुम्हारा नाम वंश, पूरा नाम। वंश चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वंश, वंश अनन्या। अनुज के भीतर जैसे तूफान उठ पड़ा। अनुज ने लगभग कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी उम्र 15 साल, तुम कहाँ रहते हो नाना के साथ? माँ कहती है कि पापा ने उन्हें छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। अनुज जमीन पर बैठ गया, आंखें लाल, हाथ कांप रहे थे। 15 साल, उसी साल का बच्चा, नन्या का बेटा, दिखने में बिल्कुल उसी जैसा। अनुज की आवाज टूट गई,
वंश, क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हारे पापा की तस्वीर दिखाई? नहीं सर, वह हमेशा कहती हैं, कुछ तस्वीरें फाड़ दी, कुछ खो गई। अनुज की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह समझ चुका था, यह बच्चा ये वही है, उसका अपना, उसका खोया हुआ बेटा। अनुज ने वंश को कसकर पकड़ लिया, जैसे 15 साल का सूखा एक ही पल में बारिश में बदल गया हो। इंजीनियर, स्टाफ, सभी लोग दंग खड़े थे। अनुज ने कांपती आवाज में कहा, वंश तुम मेरे। वह पूरी बात नहीं बोल सका। गला भर आया उसने वंश का चेहरा दोनों हाथों में लिया। बेटा, तुम मेरे जैसे क्यों लगते हो? वंश घबरा गया। सर, आप ठीक हैं। लेकिन अनुज अपने आप को रोक नहीं पाया, धीरे से बोला, क्योंकि तुम शायद मेरे ही बेटे हो। पूरी कंपनी में एक चीख सी फैल गई। क्या मालिक का बेटा? बेटा? वंश डर गया, पीछे हट गया। ऐसा मत कहिए मेरी मां, हम बहुत गरीब हैं। अनुज ने तुरंत कहा, गरीबी किसी रिश्ते को नहीं रोक सकती वंश, और अगर तुम मेरे बेटे निकले तो तुमने आज सिर्फ मशीन नहीं, मेरी जिंदगी भी ठीक कर दी है। अनुज ने सुरक्षा विभाग को बुलाया और साफ शब्दों में कहा, कल सुबह डीएनए टेस्ट होगा। पूरे स्टाफ के बीच सन्नाटा छा गया। वंश बस एक ही बात सोच रहा था, क्या वाकई यह आदमी मेरा पापा हो सकता है? अनुज का दिल धड़क रहा था। क्या वंश वही बेटा है जिसे किस्मत ने 15 साल बाद लौटाया है? मशीन ठीक होने के बाद पूरी कंपनी में सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या वंश वाकई मालिक का बेटा है? वंश घबराया हुआ था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी एक छोटी सी कोशिश उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अनुज उसे अपनी कार से घर छोड़ने लगा, लेकिन वंश ने मना कर दिया। सर, मैं खुद चला जाऊंगा। अगर लोग मेरी मम्मी को देखकर कुछ बोले, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अनुज ने पहली बार वंश के सिर पर हाथ फेरा। कल मैं तुम्हारे घर 10 बजे आऊंगा। डीएनए टेस्ट होगा, फिर सच सामने आएगा। वंश चुपचाप चला गया। अनुज पूरी रात सो नहीं पाया। अनुज पहली बार उस पुराने मोहल्ले में पहुंचा जहां वंश रहता था। सड़क तंग, लोग गरीब, लेकिन एक छोटा सा घर जिसके दरवाजे के बाहर जूते पॉलिश का छोटा सा डिब्बा रखा था। अनुज का दिल पिघल गया। वहीं एक औरत बैठी थी, कमजोर लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। वह नन्हिया थी, वही महिला जिससे अर्जुन ने 15 साल पहले एक गलत फहमी में तलाक ले लिया था। अनुज का गला भर आया। नन्हिया ने उसकी ओर देखा, पहचान गई, लेकिन कोई खुशी नहीं, सिर्फ पुराने घाव क्यों आए हों। अनुज, उसकी आवाज टूटी हुई थी। अनुज ने कहा, नन्हिया, मुझे वंश के बारे में जानना है। नन्हिया सहम गई। उसे क्यों परेशान कर रहे हो? वह तो वैसे ही आधी रात तक काम करता है। मेरे इलाज के लिए, अनुज ने कांपती आवाज में कहा। नन्हिया, क्या वंश मेरा बेटा है? नन्हिया की आंखें भर आई। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, हाँ अनुज, वंश तुम्हारा ही बेटा है। अनुज रो पड़ा। वंश को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, लेकिन दोनों माँ बाप को इतने साल बाद एक साथ देखकर उसका दिल भारी हो गया। नन्हिया ने कहा, बेटा, यही तेरे पापा हैं, तू पूछता था ना। अनुज वंश के सामने घुटनों पर गिर गया। बेटा, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। वंश रोते हुए बोला, पापा, आपको कभी गलती से भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह वह पल था जो किस्मत ने 15 साल तक रोके रखा था। अनुज ने एक और राज खोल दिया। वंश, जिस इंजीनियर ने मशीन की वायरिंग बदली थी, उसने कबूल कर लिया। उसे किसी राइवल कंपनी ने पैसे दिए थे हमारा प्रोजेक्ट बर्बाद करने के लिए। वंश मुस्कुराया। मशीन को दर्द था सर, मैंने सिर्फ वह सुना जो वह कह रही थी। अनुज ने कहा, बेटा, आज से तुम सर नहीं कहोगे, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम इस कंपनी के असली मालिक के बेटे। इंजीनियर, स्टाफ, सबको बताया गया। कंपनी को बचाने वाला बच्चा अब उसी मालिक का खोया हुआ वारिस है। अनुज ने नन्हिया का इलाज करवाया। वंश को एक शानदार स्कूल में दाखिला मिला और अपने गैराज को कंपनी के अधीन करते हुए नाना को इज्जत और नौकरी मिली। पूरी जिंदगी जितनी तकलीफों में गुजरी थी, उतना ही बड़ा पुरस्कार वंश को मिला। अपने माता पिता का प्यार वंश हर दिन मशीनों के साथ रहता, सीखता, समझता, और अनुज हर बार उसे देखकर सोचता, काश मैंने उसे कभी खोया ही ना होता। लेकिन वंश मुस्कुराकर कहता, पापा, किस्मत गलत नहीं होती। अगर मैं खोया ना होता तो मुझे मशीनों की दुनिया नहीं मिलती और शायद मैं आपको कभी वापस नहीं मिलता। अनुज ने उसे गले लगा लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो यह भी जरूर बताएं, और साथ साथ ही हमारे चैनल ETW AI अमित को सब्सक्राइब करना ना भूलें।